गुड मॉर्निंग। पहुंच रही है। तो दोस्तों आज हम लोग टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। टेस्ट पेपर आप लोगों तक पहुंचा होगा कल परसों। हेलो, अच्छा, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको सॉल्व करने के। चलिए ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट इज नोन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड। जी 450 से लेकर के 1066 तक का ये पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड कहलाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। क्रिश्चियनिटी सबसे पहले इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? तो है ऑप्शन बी 597 में, जब सेंट ऑगस्टीन ने पहला चर्च बनवाया था कैंटरबरी में। तो ऑप्शन आपका दूसरे क्वेश्चन का है ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम वाज साइंड बाय सिनेवुल्फ। निम्नलिखित में से कौन सी कविता वो सिनेवुल्फ के द्वारा हस्ताक्षरित थी? तो ऑप्शन 4 हैं, एलिन, डिवोर्स लेमेंट, वाइफ्स कंप्लेंट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जी नहीं, एलिन नाम की पोयम, एलिन ELENE, सिनेवुल्फ ने इसी कविता पर अपने सिग्नेचर रखे थे, जो वर्सेली लाइब्रेरी में आज भी रखी हुई है। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए है। फोर्थ क्वेश्चन है, बियोल्फ एंड जूडिथ आर डेटेड। है जी? नहीं, ऑप्शन डी ये गलत है। हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1000 AD, ये नोट्स में लिखवाया भी हुआ है डी। क्वेश्चन फिफ्थ है, ओरिजिन ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की ओरिजिन और नेचर की बात की जाए तो वो सेक्युलर हैं, पैगन हैं, एक्लेसियस्टिकल हैं या क्रिश्चियन। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने करेक्ट किया है? बिल्कुल नहीं, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर बिल्कुल क्रिश्चियन स्पिरिटेड और ओरिजिनेटेड नहीं थे। द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर एंड इट्स मोटिव वाज पैगन। पैगन तो जानते हैं, जो प्रकृतिवादी होते हैं। पैगन लोग किसी विशेष देवी देवता को न मानते हैं, न उनकी पूजा करते हैं, बल्कि वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। दे परसीव एंड विजुअलाइज एवरी एंटिटी ऑफ दिस यूनिवर्स एज wrapped with celestial light। प्रकृति के प्रत्येक तत्व में वो किसी न किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक जो पदार्थ है प्रकृति का, उसमें कोई दिव्य आत्मा बसती है। तो वो पैगनिस्ट थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, पैगन। जूनियस कौन था? बिशप था, स्कॉलर था, मंक था या लाइब्रेरियन था? लाइब्रेरियन बिल्कुल सही है। और ये
ऑक्सफोर्ड के बॉल्डविन लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था और 1655 में इसने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढूंढा था जो उसी लाइब्रेरी में रखी हुई थी। उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। वेरी जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट केप्ट। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन बी है बॉल्डविन लाइब्रेरी, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। वर्सेली लाइब्रेरी इटली में है। फ्रेंच लाइब्रेरी वो फ्रांस की राजधानी में ही फ्रेंच लाइब्रेरी है। खैर, अगला ऑप्शन डी दिया नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियस गॉट हिज मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटेड इन 1655 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। जूनियस ने जिस मैन्युस्क्रिप्ट्स को बॉल्डविन लाइब्रेरी से ढूंढा था उसका प्रकाशन 1655 में करवाया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस्ड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड? इस सेंट ऑगस्टीन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलेजी ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड? एंग्लो सैक्सन पीरियड की एलेजी निम्नलिखित में से किस कविता को माना गया है? तो द वांडरर ये एलेजी नहीं है। वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज और आल। अब आप इसमें जो है अगर देखा जाए तो वांडरर की भी जो है ये स्पिरिट एलेजियाक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। वाइफ्स लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज और द वांडरर। वांडरर में बहुत कुछ एलेजियाक टोन तो नहीं मिलता है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो आल हो सकता है। लेकिन डियर एक चीज और भी बता दें, इसके ऊपर इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया जा सकता है। एनीवे, मेरी तरफ से ऑप्शन आल है। अगर फिर भी वांडरर का जब मैं पढ़ा रहा था तो जिक्र कर दिया था कि एन अननोन स्कूप वाज वांडरिंग इन सर्च ऑफ लेगेसी फ्रॉम कोर्ट टू कोर्ट। वो एक दरबार से लेकर के दूसरे दरबार में कुछ पारितोषिक प्राप्त करने के लिए यात्रा करता है। और इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं इसका भी मैंने जिक्र करा दिया है। राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइन्स इन दैट पोएम। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया एक्लेसियस्टिका जेंटिस एंग्लोरम। फिर से सुन लें, हिस्टोरिया एक्लेसियस्टिका जेंटिस एंग्लोरम इज वर्क बाय। आप बताएं कि ये रचना किसकी है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, बीद है। और हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लर्निंग? फादर ऑफ लर्निंग किसको कहा गया है? ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही है ऑप्शन आपका, अल्फ्रेड है। और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा था उस समय? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आज का ओरोसियस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ओरोसियस। और जिसका ट्रांसलेशन किसने किया था? वर्नाकुलर ट्रांसलेशन किसने पेश किया था ओरोसियस का? अल्फ्रेड ने किया था। द वेसेक्स किंग अल्फ्रेड टाइम इज स्पैन इज। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। 849 में उसका जन्म हुआ था और 901 में
गुजर गया था और इसके बाद पूरा का पूरा कंसोलिडेशन जो इंग्लैंड का था, जिसको कि अल्फ्रेड ने एकजुट किया था, मजबूती दी थी, उसके बाद बिखर जाता है और फिर छोटे छोटे कबीलों में पूरा इंग्लैंड बढ़ता है और आखिर में फिर इसको कंसोलिडेट करता है 1066 में विलियम द बास्टर्ड ने, जब इंग्लैंड के ऊपर जो है विजय हासिल की थी। और तभी से 1066 से लेकर के एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत होती है। खैर आगे बढ़ते हैं कि हु इज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का पहला हिस्टोरियन किसको माना गया है? अल्फ्रेड को? जी नहीं, ऑप्शन बी है बीड। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम विडसिथ बिलोंग टू विच पीरियड? विडसिथ किस काल की रचना मानी गई है? नॉर्मन पीरियड, प्री हिस्टोरिक, प्री क्रिश्चियन एरा, चौशेरियन पीरियड या फिर प्री हिस्टोरिक? नहीं, ऑप्शन आप भी लगाएं तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली लगाया कीजिए। प्री क्रिश्चियन एरा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। कारण यह है कि नॉर्मन पीरियड में तो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी 597 में क्रिश्चियनिटी का पहला पदार्पण होता है इंग्लैंड में। तो नॉर्मन पीरियड में विडसिथ पोएम नहीं लिखी गई, बल्कि प्री क्रिश्चियन एरा। और प्री क्रिश्चियन एरा का मतलब ये समझिए कि क्रिश्चियनिटी के इंट्रोडक्शन से पहले, यानी 597 से पहले की जो रचनाएं हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड में, उसको प्री क्रिश्चियन कंपोजिशन कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लें कि 597 से पहले जो भी रचनाएं लिखी गई थीं उनको प्री क्रिश्चियन एरा की रचना कहा जाता है। तो विडसिथ भी उनमें से एक है। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश्ड 7 किंगडम इन इंग्लैंड? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल सही है, एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है। और एंग्लो सैक्सन पीरियड में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि जिस भी आज जो सिटी है, अगर उसमें शायर लगा है तो समझ जाइएगा कि ये सैक्सन इस्टेब्लिशमेंट है, यानी सैक्सन लोगों ने बसाया था। तो इस तरह से एंग्लो सैक्सन लोगों ने पूरे इंग्लैंड को लगभग 7 राज्यों में बांट दिया था, इसीलिए उसको कहा गया था 7 किंगडम्स। क्या आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सीट ऑफ आर्क बिशप ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड के आर्क बिशप की सुप्रीम सीट कौन सी थी? कैंटरबरी या वेसेक्स या फिर इसेक्स या यॉर्कशायर? कैंटरबरी बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ही बताएं, कुछ लोग यॉर्कशायर को भी मानते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि द सुप्रीम सीट ऑफ आर्क बिशप ऑफ इंग्लैंड वाज कैंटरबरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इज? एंग्लो सैक्सन लिटरेचर वर्सेली एंड जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जिक्र मैं कर चुका हूँ नोट्स में। और हु वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के मूल निवासी कौन लोग थे? क्या डेन? हाँ, बिल्कुल ब्रिटन्स थे। और ब्रिटेन लोगों के नाम पर ही ब्रिटेन नाम पड़ा हुआ है। ब्रिटेन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ब्रिटन्स वर डिसेंडेंट ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस के जो वंशज थे उनको ब्रिटेन कहा जाता है। और ब्रिटेन का मतलब ही होता है ब्रिटानिया, द लैंड ऑफ ब्रिटन्स। और वही जो है आज का ब्रिटेन है।
और पूरा इतिहास मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से जब ट्रोजन वार समाप्त हुआ था तो ब्रूटस नाम का एक योद्धा अपने राज्य को वापस नहीं जाता है, बल्कि वो उत्तर पश्चिम की यात्रा पर निकल जाता है। कालांतर में लगभग 1000 वर्षों तक उसके वंशज बढ़ते रहते हैं। फिर ब्रूटस उनको जो है इकट्ठा करता है और जो वर्तमान इंग्लैंड है वहाँ पर परमानेंट कॉलोनी बनाता है और उसका नाम रखा जाता है ब्रिटानिया, द लैंड ऑफ ब्रिटन्स। और आपको ये भी बता दूं कि पूरे अंग्रेजी इतिहास में कुल कितने ब्रूटस हुए हैं चर्चा मैं कर चुका हूँ। तो 21 ब्रूटस हुए हैं, हाँ 21 ब्रूटस हुए हैं। और हाँ और जी 11। तो अंतिम जो था वही कंटेम्परेरी ब्रूटस था जो सीजर के ज़माने में था। तो 11 सीजर हुए हैं। कुछ स्कॉलर ये भी मानते हैं कि जो ऑक्टेवियस सीजर था ये अंतिम सीजर था, लेकिन ऑक्टेवियस सीजर वास्तव में देखा जाए तो भतीजा था और एडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने उसको गोद भी लिया था। ऑक्टेवियस सीजर वास्तव में उसका भतीजा था। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुल 12 सीजर हुए हैं, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि 11 सीजर हुए हैं और 21 ब्रूटस हुए हैं। खैर उसकी चर्चा क्या करना है। और हाँ जी, हाँ वही जो है रोमन एम्पायर का सबसे पहला एम्पायर जब एंटनी क्लियोपेट्रा पढ़ाएंगे तो उसके बारे में फिर एक बार विस्तार से चर्चा कर ली जाएगी। और एंग्लो नॉर्मन और चौसर एज से कुछ क्वेश्चन है जो कि आज और भी लिखे जाएंगे, आप तक पहुँचेंगे। हु रोट हिस्टोरिया रेगम एंग्लोरम? जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ ने लिखा है। नहीं, साइमन ऑफ, बिल्कुल सही है, साइमन ऑफ डरहम ने लिखा है। साइमन ऑफ डरहम ने लिखा है। गुड़िया जो भी अभी आपने बताया जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ, दोनों में अंतर समझिए। हिस्टोरिया एक्लेसियस्टिका एंग्लोरम, अर्जेंटिस एंग्लोरम और हिस्टोरिया रेगम एंग्लोरम, जरा सा एक वर्ड है उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको साइमन ऑफ डरहम ने लिखा था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन सेकंड, हु वाज द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल राइटर ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड? प्रश्न ये पूछा गया है। जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ ये सबसे बड़ा क्रॉनिकल राइटर था एंग्लो नॉर्मन पीरियड का, और जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ को विलियम फर्स्ट अपने साथ नॉर्मैंडी से लाया था। और रोमान द ब्रट, रोमान का मतलब यहाँ पर रोमन नहीं है बल्कि रोमांस है। डी कहते हैं आपको, ब्रट का मतलब ब्रूटस, ब्रूटस का शॉर्ट फॉर्म है ब्रट। तो रोमान डी ब्रट ये किसने लिखा? नहीं, लायामन का ब्रट अलग है और उसने केवल लायामन ने ब्रट लिखा है। अब जिस किसी ने भी ये कहा है तो मेरी बात सुन रहे हो तो आप उसको फिर से सुने कि लायामन ने केवल ब्रट लिखा है, BRUT, और रोमान डी ब्रट इसको वेस ने लिखा है। वैसे तो हार्ली ने भी ब्रट लिखा है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर रोमान डी ब्रट कहा जाए तो इसको वेस ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। हार्ली ने भी लिखा है, लायामन ने भी लिखा है और कुछ अननोन 3 राइटर ने जिनके नाम का कहीं जिक्र नहीं है उनके भी। और ब्रट का मतलब होता है ब्रूटस की जो रचनाएं हैं। तो हिस्टोरिया रेगम एंग्लोरम वास्तव में ये जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ की रचनाओं के ऊपर सारे के सारे रचनाएं हैं। तो जॉफ्रे ऑफ मनमाउथ की रचना के ऊपर आधारित है। Who established feudal system in England? ये भी प्रश्न पूछा गया है डियर। Who established feudal system in England? इंग्लैंड में सामंतवादी प्रथा की स्थापना किसने की थी?
विलियम फर्स्ट बिल्कुल सही है। विलियम सेकंड तो विलियम फर्स्ट का नाकारा बेटा रहा। अल्फ्रेड तो वेसेक्स रीजन का सबसे बड़ा और कंसोलिडेटर भी रहा अल्फ्रेड। हेनरी सेकंड तो चौसर के ज़माने में था, जिसने केवल टैक्सेशन का काम किया था। तो फ्यूडल सिस्टम इंग्लैंड में इस्टेब्लिश करने वाला विलियम फर्स्ट, यानी विलियम द कंकरर या विलियम द बास्टर्ड भी कहा जाता है इसे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, विलियम फर्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड चौसर फाउंड इंग्लिश एज ए डायलेक्ट एंड डेवलप्ड इट इनटू लैंग्वेज। ये कथन किसका है? लॉवेस का है? जी नहीं, लॉवेस का है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चौसर फाउंड इंग्लिश एज ए डायलेक्ट एंड डेवलप्ड इट इनटू लैंग्वेज, ये लॉवेस का कथन है। नेक्स्ट है ब्लैक डेथ अकर्ड इन 1349, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वैसे अगर देखा जाए तो इसका रिपीटिशन 1362 और 1370 में भी हुआ था, लेकिन 1349 में जो प्लेग आया था वो लंदन की पॉपुलेशन जो उस समय 80,000 के लगभग थी, उसकी 1/3 पॉपुलेशन इस ब्लैक डेथ में, इस प्लेग में मर चुकी थी। तो घटना है 1349 की। और हु इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन, प्रश्न भी पूछा गया है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन किसको कहा गया है? बोलिए। हु इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन? चलो, वाइक्लिफ को, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी वाइक्लिफ है। चलो, हु इज नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन? वाइक्लिफ बिल्कुल सही है। और वाइक्लिफ का काम क्या था? वाइक्लिफ एक मंक था और क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी का बाइबल का इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन होता था क्रिश्चियन प्रीस्ट और स्मॉलेस्ट क्लर्जी के द्वारा कि आम जनता जो भोली भाली थी, ईसाइयत के नाम पर ठगी जाती थी, बाइबल के नाम पर जो कि लैटिन में लिखी गई थी, उसको वर्नाकुलर ट्रांसलेशन वाइक्लिफ ने किया था और अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, जिसको लोलार्डियन कहा जाता है, उनको दूर दराज के इलाकों में भेजता था आम जनता को वास्तविक ईसाइयत को समझाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन वाइक्लिफ को कहा गया है। और 8वां क्वेश्चन है कि विच इज सेड टू बी द फर्स्ट पीरियड ऑफ चौसर्स लिटरेरी करियर। अगर चौसर के साहित्यिक जीवन की बात की जाए तो जो कि 3 भागों में बांटा गया है, तो फर्स्ट पीरियड चौसर के लिटरेरी करियर का कौन सा है? क्या इटालियन पीरियड है, फ्रेंच पीरियड है, इंग्लिश पीरियड है या सेल्ट पीरियड है? चलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? फ्रेंच पीरियड। हेलो, हाँ, फ्रेंच पीरियड ये चौसर के लिटरेरी करियर का पहला पीरियड माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोमान डे ला रोज इज एन एडाप्टेशन ऑफ फ्रेंच राइटर। वास्तव में फ्रेंच पीरियड की जो चौसर के लिटरेरी करियर का पहला पीरियड है फ्रेंच पीरियड, तो फ्रेंच पीरियड की रचना है गिलाम डी लोरिस एंड जीन डी म्यू। गिलाम डी लोरिस एंड जीन डी म्यू, इन दोनों लोगों ने रोमान डे ला रोज लिखा था और इसी का एडाप्टेशन चौसर में 10 मिनट रोमांस ऑफ द रोज है। 10 मिनट अभी 10 मिनट तो बहुत है। और गिलाम एंड पूशान, गिलाम एंड फ्रायसा,
गिलाम डी पुशेंट, ये दोनों जो है प्रोज राइटर हैं और 17वीं सदी के हैं। और गिलाम डी ला लोरिस ये जो है आपके 15वीं सदी के हैं। तो उसी की रचना को जो है अडॉप्ट किया था चौसर ने। और क्वेश्चन 10th है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वर्क चौसर एम्प्लॉयड चौसरियन स्टेंजा। देखिए फिर निर्णय प्रश्न आप फिर से सुनिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वर्क चौसर एम्प्लॉयड चौसरियन स्टेंजा। चौसरियन स्टेंजा को ही राइमा रॉयल कहा गया। ठीक है, तो राइमा रॉयल कोई अलग नहीं है, बल्कि चौसरियन स्टेंजा को ही राइमा रॉयल इसलिए कहा गया कि जब किंग स्क्वायर, स्कॉटलैंड के राजा किंग स्क्वायर लिखा था, तो उसने चौसरियन स्टेंजा का इस्तेमाल किया था किंग स्क्वायर ने। क्योंकि वो स्कॉटलैंड का राजा था, इसलिए उसी के नाम पर राइमा रॉयल पड़ा। और इन्वेंशन इसका किया था चौसर ने। तो पहली बार चौसर ने राइमा रॉयल का प्रयोग या चौसरियन स्टेंजा का प्रयोग अपनी किस रचना में किया था? लिखवा चुका हूं मैं, वो कंप्लेंट अनटू पीटी में पहली बार किया था। किसमें? कंप्लेंट अनटू पीटी, ऑप्शन बी। ट्रायलस क्रेसीड ये चौसर की रचना है। इसको किस स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया है? राइमा रॉयल में, क्वाट्रेन में, या ऑक्टोसिलेबिक कूपलेट, या स्पेंसरियन स्टेंजा में? बिल्कुल नहीं, ऑक्टोसिलेबिक कूपलेट में लिखा गया। ऑक्टोसिलेबिक कूपलेट में लिखा है, दोहे का प्रयोग किया है। और लगभग 7200 लाइनें हैं ट्रायलस एंड क्रेसीड। तो ट्रायलस एंड क्रेसीड में चौसर ने ऑक्टोसिलेबिक कूपलेट का प्रयोग किया है। और अपनी पहली बार उसने राइमा रॉयल का प्रयोग कंप्लेंट अनटू पीटी में किया था। जहाँ तक स्पेंसरियन स्टेंजा की बात है, चौसर के बाद, चौसर पीरियड के बाद स्पेंसर हुआ था एलिजाबेथन दौर का। और इसको हम प्री एलिजाबेथन पोएट भी कहते हैं। दो नॉन ड्रामेटिक पोएट हैं, स्पेंसर और सिडनी, ये नॉन ड्रामेटिक पोएट हैं। तो ये तो बात का है। तो ट्रायलस और क्रेसीड लिखा गया है ऑक्टोसिलेबिक कूपलेट में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और चौसर ट्रायलस एंड क्रेसीड इज एडॉप्टेड फ्रॉम, ये भी ओरिजिनल रचना नहीं है, इटालियन पीरियड की रचना है ये। और जी बोकासियो ने सबसे पहले इटालियन भाषा में ट्रायलस एंड क्रेसीड को लिखा था, उसी को एडॉप्ट किया चौसर को। जहाँ तक दांते की बात है, उसका है डिवाइना कमेडिया। पेट्रार्क जो है कोई फिक्शनिस्ट नहीं था, वो केवल पोएट था। और फीमेलियो 18वीं सदी का जो है पोएट रहा है। Who told the first story in कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स में पहली कहानी कौन कहता है? नाइट, बिल्कुल सही है। नाइट ने पहली कहानी जो कही थी, तेसीद कही थी, जो पेलामन और आर्साइड, दो चचेरे भाइयों के बीच में लड़ाई है। नेक्स्ट है आपका कन्फेसियो अमांतिस बाय गावर इज कलेक्शन ऑफ लव स्टोरीज, दे आर इन नंबर। कन्फेसियो अमांतिस जॉन गावर की रचना है, और जिसमें जो कि एक प्रेम कहानियों का संग्रह है। कुल कितनी कहानियां हैं इसमें? 120 करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका।
120 कहानियों जो कि प्रेम से संबंधित हैं, उसका संग्रह है कन्फेसियो अमांतिस। और लगे हाथ भी आप गावर ने अपनी कौन सी रचना को डेडिकेट किया था चौसर को? मैंने कहा कि आप लोग नोट्स को केवल एक नज़र देखते रहिए, कन्फेसियो अमांतिस को जो है डेडिकेट किया था। और कन्फेसियो अमांतिस कंटेन्स हाउ मेनी ऑक्टोसिलेबिक कूपलेट? कन्फेसियो अब अगर 42 लाइनें हैं तो गुड़िया ये बताओ कि कितने कूपलेट हो जाएंगे? बोलो। अगर कन्फेसियो अमांतिस में 42,000 पंक्तियां हैं तो कितने कूपलेट बन जाएंगे? उसके आधे होंगे, यानी 21,000। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए, मैंने उसमें ये लिखा है कि इट कंटेन्स 42,000 लाइन्स, इट इज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कूपलेट। तो जब 44,000 लाइनें हैं, 42,000, यानी कि ठीक है। और ये खत्म हुआ डियर, और मैं क्वेश्चन पेपर आज फिर आपको भेजता हूँ।